This side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into the amazing sessions of Code India. आज की इस वीडियो में हम लोग ZIO PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2017 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, 2018 के दो क्वेश्चंस हमने छोड़ रखे हैं, जिसमें एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है और एक में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के काफी एडवांस कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में काफी बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना काफी आसान होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले करते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चंस में और काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मैंने प्रॉमिस करा है कि जब मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा फिर एक साथ में सारे क्वेश्चंस को लाऊंगा, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग जब परम्यूटेशंस के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स में डेप्थ में घुसेंगे तो हम लोग उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। इसमें हम लोग ZIO के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 2021 टू 2017 तक अभी पहुंच चुके हैं और नीचे तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। ओके, सो चलिए अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बीते कुछ वीडियोस में हमने इसके कुछ पोर्शन को कवर अप करा था, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कवर अप करा था। आज हम लोग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी तकलीफ ना आए। तो बेसिकली पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग परम्यूटेशंस के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दिए गए चीजों में से हमको अगर कुछ चीजें चुननी है तो कुछ चीजों को चुनने के कितने तरीके होंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू चूज। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हमारे पास 4 बुक्स हैं, एक है मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की। हमारे पास 4 बुक हैं, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की। अब इन दिए गए 4 बुक्स में से हमको कोई 3 बुक्स को चूज करना है। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम मैथ्स को छोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की। अगर हम लोग मैथ्स को लेते हैं बट साइंस को छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को छोड़ते हैं, बाकी सारे को ले लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी बुक आ जाएंगी, मैथ्स, साइंस और हिंदी। और अगर इस बार हम लोग हिंदी को अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी बुक आएंगी, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास 4 बुक्स हैं और उनमें से कोई 3 बुक्स हमको चूज करनी है तो टोटल यही 4 तरीके हैं हमारे पास। आपने देखा कि अभी इतने छोटे डेटास हैं तो हमें इतनी दिक्कत हुई चीजों को चूज करने में। तो जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो जाएगा कि हम इस तरीके से गिन पाए। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस के फॉर्मूले कुछ समझेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से इन कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का साइन इस तरीके से कुछ होता है। ओके, NCR। ओके, सो NCR का मतलब होता है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर हमको R ऑब्जेक्ट को चूज करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमको R चीजें को चूज करना है तो हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R।
अब फैक्टोरियल क्या होता है ये बीते कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, अगर आपको नहीं पता तो हम लोग बता देते हैं कि अगर हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो सिंपली 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अगर पूछा जाए कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इसी प्रकार से अगर हमको पूछा जाएगा कि 7 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि अगर हमें n फैक्टोरियल बोलते जाएगा तो n से डिक्रीज करते करते हर एक इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जब तक वो इंटीजर का वैल्यू घटते घटते 1 ना हो जाए। जैसे कि अगर 3 फैक्टोरियल पूछा जाए तो 3, फिर उससे छोटा इंटीजर 2, फिर उससे छोटा इंटीजर 1, एक बार 1 आ गया तो उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये फैक्टोरियल का मतलब आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर हमें बोला जाए n फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए तो n फैक्टोरियल बराबर होता है n मल्टीप्लाइड बाय इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय इससे जस्ट छोटा इंटीजर n माइनस 2, डॉट 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 करते करते मल्टीप्लाइड बाय 1 तक हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हमसे कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये भी 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी 1 होता है। ये आपको याद करनी है। ओके, तो हम लोग बीते कुछ जेडीयू के अगर पीवाईक्यू सीरीज को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको फैक्टोरियल का मतलब काफी अच्छे से मालूम होगा। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल r। मतलब कि अगर n डिफरेंट चीजों में से अगर हमको r चीजें चुननी है तो उसको चुनने के इतने सारे तरीके होंगे। जैसे कि अभी हमारे पास 4 अलग अलग बुक थे और उनमें से हमको 3 बुक्स चूज करनी थी। ओके, तो हमको हमारे पास 4 अलग अलग बुक दी हुई थी और उसमें से हमको 3 बुक्स चूज करनी थी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला सही काम कर भी रहा है या नहीं। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो अब अगर 4 फैक्टोरियल को देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या 3 फैक्टोरियल ही तो है और ये भी क्या था, ये भी 3 फैक्टोरियल ही था। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे एक साथ। तो क्या आंसर आ गया, ऊपर 4 और नीचे 1, तो टोटल 4। तो हम लोगों ने अभी पीछे भी सॉल्व करके देखा था कि अगर हमारे पास 4 बुक्स हैं और उसमें से 3 बुक्स हमें चूज करनी है तो उसके कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे। मतलब कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जो भी समझा वो बिल्कुल सही है। अब हमें अगले टर्म को समझना है परमुटेशंस। ओके, परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ओके, सिंपली आप समझ लो कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या चूज करना। ठीक है, टू चूज। ओके, तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमुटेशंस के बारे में। और फिर से हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास 3 बुक्स हैं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। अब हमें क्या करनी है कि इसे हमें एक रेक पर सरियाना है। ठीक है, एक रेक पर हमें मैथ, साइंस और इंग्लिश की बुक्स को सरियाना है। तो हम कितने अलग अलग तरीकों से सरिया सकते हैं, इसे सजा सकते हैं। तो एक तो होगा कि मैथ्स को हम लोग पहले ही नंबर पर रखें और साइंस और इंग्लिश में पहले इंग्लिश को कर दें फिर साइंस को कर दें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस बार हम लोग साइंस को पहले नंबर पर रखेंगे, मैथ्स को दूसरे नंबर पर रख दें और इंग्लिश को तीसरे नंबर पर रख दें। लेकिन साइंस को पहले नंबर पर रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश को दूसरे नंबर पे कर दे और मैथ्स को तीसरे नंबर पे कर दे। ये एक तरीका है। तो एक बार हमने मैथ्स को फर्स्ट नंबर पे रख लिया, साइंस को फर्स्ट नंबर पे रख लिया, तो इंग्लिश से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। एक बार हम लोग इंग्लिश को भी पहले सजा के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश को पहले सजाएंगे तो एक हम काम कर सकते हैं कि मैथ्स को उसके बाद सजाएं और साइंस को उसके बाद सजाएं, और इंग्लिश को पहला नंबर देते हुए हम लोग क्या करेंगे कि साइंस को पहले सजा देंगे और मैथ्स को अलग से सजा देंगे। तो हम लोग देखें कि ये एक तरीका हुआ, ये 2 तरीका हुआ, ये 3 तरीका हुआ, ये 4 तरीका हुआ, ये 5 तरीका हुआ और ये 6 तरीका हुआ।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 बुक्स थे, अगर हमारे पास 3 बुक्स थे तो उनको आपस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 1 भी लिख सकते हैं। मतलब कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 3 बुक्स थे तो हम लोग इसको आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, यही ना होगा? ये क्या, ये 6 तरीके के अलावा कोई और तरीका दूसरा होगा क्या? इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास 3 बुक्स दिया हुआ है तो हम केवल यही 6 तरीके से हम लोग उसको एक दूसरे से अरेंज कर सकते हैं। ओके, शेल्फ पे अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 बुक्स थे तो हमारे पास फैक्टोरियल 3 तरीका आया उसे सजाने के लिए। तो अगर हमारे पास n बुक्स होंगे तो हम उसको कितने तरीकों से सजा सकते हैं? n फैक्टोरियल। तो अगर हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हमारे पास n बुक्स होंगे तो हम उसको फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। या कह दे हम कि हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को ही हमें अरेंज करना है, तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल n तरीके से कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट है तो हम उसको फैक्टोरियल n, यहाँ तक हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग उसको फैक्टोरियल n तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज दैट पहले लोग पढ़ते हैं कि NPR का मतलब क्या होता है। NPR का मतलब कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना है। तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहता और उसमें से n ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर अगर हमें सजाना होता तो हम इसे फैक्टोरियल n तरीके से सजा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसे हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और हमें r ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना है। तो अगर किसी भी चीज को अरेंज करना है तो इसमें तो 2 तरीका होगा। अगर हमारे पास n चीजें दी हुई हैं और उसमें से r चीजों को सजाना है, अरेंज करना है, तो पहले तो हमें, अगर हमें ये काम करना है तो पहले तो हमें n चीजों में से r चीजों को चुनना होगा। ओके, अगर हमें n चीजों में से r चीजों को अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए पहले तो हमको उन r चीजों को चुनना होगा ना। तो हम लोग r ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? NCR तरीके से चूज कर सकते हैं। ओके, अब एक बार हमें ये मिल गया, ठीक है, ये R ऑब्जेक्ट्स हमें मिल गए। तो अगर हमारे पास R ऑब्जेक्ट्स मिल गए, हमारे पास R ऑब्जेक्ट्स चूज करने के इतने सारे तरीके हैं। अब इतने सारे तरीकों के हेल्प से हम लोग R ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास R ऑब्जेक्ट्स एक बार आ गए तो उनको हम लोग आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल R तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग में सिखाया था कि अगर कोई हमारे ये काम है, ये हमारा काम तभी होगा जब ये भी हो और ये भी हो, तो इसके नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास n अलग अलग चीजें हैं और हमें उसमें से r चीजों को लेकर सजाना है, तो पहले तो n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका होगा NCR। अब एक बार जब हमारे पास r चीजें आ गई, हम लोग r चीजों को सिलेक्ट कर लें, तो अब उस r को आपस में अरेंज करने के कितने सारे तरीके होंगे? फैक्टोरियल r होंगे। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है। तो NPR इज इक्वल टू, अब NCR का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, और इंटू मल्टीप्लीकेशन में है फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कट गया, तो इसलिए NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग समराइज करते हैं, अब हम लोग चीजों को समराइज करते हैं कि अगर हमारे पास n चीजें दी हुई हैं और उसमें से r चीजों को चूज करना है। अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसमें से अगर हमको r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करना है, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। बट अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं और उसमें से हमें r अलग ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना है, तो इसका फॉर्मूला कितना
तो होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। बस ये दो फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है और हम लोग अब सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में हमको एक टास्क दिया गया है, जिस टास्क में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है जिसका नाम S है। उस S में हमारे पास n एलिमेंट्स दिए गए हैं। ओके, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमको एक S नाम का सीक्वेंस दिया गया है जिसमें कि n लेंथ है, मतलब कि n एलिमेंट है, और इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे एलिमेंट या तो ग्रेटर देन है या तो 1 के इक्वल है, या तो 1 से बड़े हैं या तो 1 के बराबर है। अगर यहाँ पर S और ब्रैकेट में I लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि ith एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस S। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं S और 2, इसका मतलब हुआ कि सेकंड एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस S ये है। ओके, तो अगर हम लोग एग्जांपल के लिए माने कि S का वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 है, ठीक है, तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट है, तो इस सीक्वेंस का लेंथ कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर हम लोग बात करें S2, तो S2 का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ S। तो हमारे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट ऑफ S क्या है, 2 है, तो S2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम लोग बात करें S6 का मतलब होता है सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस S। तो इस सीक्वेंस S में हम लोग देखते हैं कि 6 एलिमेंट कौन सा, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ एलिमेंट है 4। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि S6 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक टारगेट नंबर भी हम लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक टारगेट नंबर भी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे सीक्वेंस के 4 एलिमेंट को जोड़ने पर टारगेट एलिमेंट आना चाहिए। तो कितने सारे तरीके होंगे जिन तरीकों का यूज कर अगर हम अपने सीक्वेंस के 4 एलिमेंट्स को जोड़े तो वो टारगेट के बराबर हो जाए। जैसा कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जो ऊपर हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है S, इसे हमें दिमाग में रखना है। ये जो सीक्वेंस हमें यहाँ पर S दिया हुआ है इसे दिमाग में रखना है। अगर हमारा टारगेट 13 होता है, ठीक है, मतलब कि हमें इस सीक्वेंस S के 4 एलिमेंट को जोड़ने से 13 बनाना है। तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हम सेकंड एलिमेंट को ले सकते हैं, थर्ड एलिमेंट को ले सकते हैं, फोर्थ एलिमेंट को ले सकते हैं और सिक्स्थ एलिमेंट को ले सकते हैं। हम लोग सेकंड एलिमेंट को ले सकते हैं, थर्ड एलिमेंट को ले सकते हैं, फोर्थ एलिमेंट को ले सकते हैं और सिक्स्थ एलिमेंट को ले सकते हैं। 4 4 8 और 5 13 आ गया। इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग I का वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं, थर्ड एलिमेंट ले सकते हैं, फोर्थ एलिमेंट ले सकते हैं और 5 एलिमेंट ले सकते हैं। मतलब कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, फोर्थ एलिमेंट ये है और फिफ्थ एलिमेंट ये है। तो हम लोग देख सकते हैं 5 4 9 और 5 4 9 और 4 13। तो एक ये भी तरीका, तो एक तरीका है कि हम लोग, तो हमें यहाँ पे I J K L के डिफरेंट सेट मिले, यहाँ पर भी हमें I J K L के डिफरेंट सेट्स मिले, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर केवल 3 ही तरीका है। ओके, एक सेट हमें यहाँ पर मिला, एक सेट हमें यहाँ पर मिला और एक सेट हमें यहाँ पर मिल रहा है I J K और L का। ओके, तो हमें यहाँ पर I J K L का डिफरेंट सेट्स मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर I J K L का 3 अलग अलग सेट्स मिला। तो वैसे ही हमें क्वेश्चन में बताना है कि S के 4 एलिमेंट्स को जोड़कर टारगेट बनाना है, तो कितने तरीके से हम उन एलिमेंट्स को जोड़कर टारगेट बना सकते हैं। मतलब कि I J K और L के वो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स होंगे जिनको अगर हम लोग यूज करें तो हमारा टारगेट एलिमेंट बन जाए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं और वहां पर काफी डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये रहा हमारा सीक्वेंस, और इसके किसी 4 एलिमेंट को जोड़कर हमें कि हम लोग 2 ठो 2 ले लें और 2 ठो 1 ले लें। मतलब कि अगर हम लोग इसमें से, अगर हम लोग इस सीक्वेंस में से हम लोग 2 बार 2 उठा लें, ठीक है, और 2 बार हम लोग 1 उठा लें, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 1 प्लस 1 अगर हम लोग करते तो क्या हमको 8 मिलेगा। और क्या 8 बना 6 मिलेगा। क्या 6 बनाने का क्या केवल यही एक तरीका है ना, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है कि 4 एलिमेंट का यूज करके अगर हमको 6 बनाना है और वो एलिमेंट्स इसी में से होने चाहिए, तो हमको नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग 6 बना सकते हैं। हमें
दो ठो 2 लेना होगा और दो ठो 1 लेना होगा, तभी उनके सम से हमें 6 मिल सकता है। अब क्वेश्चन में दो कितनी जगह है, एक जगह है, दो जगह है, 3 जगह है और 4 जगह है। तो मतलब कि हमें हमारे पास सीक्वेंस में 4 ठो 2 दिए हुए और इसमें से कोई भी 2 ठो 2 हमें चूज करना है। तो उसके कितने तरीके होंगे, उसके तरीके होंगे 4C2 और हमारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 ठो 1 दिया हुआ है। अब इन 5 1 में हमें 2 1 चूज करना है। तो इन 5 1 में से हम 2 1 कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 5C2। हम लोग यहाँ पर अगर इस केस में देखें 1 को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसमें से 1 2 3 4 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसमें से कोई हमें 2 ऑब्जेक्ट चुनने हैं। तो उसको चुनने के कितने तरीके होंगे, ये और क्या, जब ये दोनों चुनेंगे तभी तो हमारे पास एक प्रॉपर सेट रेडी हो पाएगा। तो अगर दोनों के चुनने से हमारा काम होने तो टोटल नंबर ऑफ पेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4C2 का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से 2 गया 3 और 2 एज इट इज उतर जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 4 गया तो यहाँ पर 4 बचा और फैक्टोरियल 2 का भी वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का भी वैल्यू 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये कट यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 जिसका वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 60। बस आपको ये इतना करना था और आप आंसर लेते हैं और आपने अपने 5 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लिए। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से हम इसे समझते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या। हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ था और इस सीक्वेंस के हेल्प से हमें कोई 4 एलिमेंट को उठा के, इस सीक्वेंस से किसी 4 एलिमेंट को उठाकर हमें उनको जोड़ने पर 6 बनाना था। ओके, तो अगर हमें 4 एलिमेंट को उठाकर 6 बनाना है और हमारे पास एलिमेंट या तो 2 दिए हुए हैं या तो 1 दिए हुए हैं और 4 एलिमेंट को उठा के हमें 6 बनाना है, तो क्या अगर हम लोग 2 एलिमेंट 2 का ले लें और 2 एलिमेंट अगर हम लोग 1 कर ले, यहाँ पर बाहर में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग कौन सा सीक्वेंस के कौन से नंबर को चूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग 2 बार 2 ले लें और 2 बार 1 ले और उन चारों को जोड़ दे तो क्या हमें 6 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 और 2 6। और हमने देखा कि अगर हमारे प्रोग्राम में 1 2 हमें 4 ठो 2 दिया हुआ है और उसमें से 2 ठो 2 लेने के कितने तरीके होंगे, 4C2। और आप लोग बोलोगे सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 डिस्टिंक्ट कहाँ रहा। आपने तो बताया था NCR में कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो r जो n का वैल्यू वो भी सब जगह 2 है, r का भी वैल्यू 2 है, तो फिर डिस्टिंक्शन रहा कहाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें जो नंबर ऑफ वेज बताने हैं वो 2 के नहीं बताने हैं, हमें बताने हैं कितने अलग अलग इंडेक्स नंबर होंगे। मतलब कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है। तो इसका इंडेक्स नंबर 5 होगा, 1 होगा, इसका इंडेक्स नंबर 5 होगा। तो हम लोग बेसिकली पोजीशन को कैलकुलेट करें तो ये एक अलग पोजीशन हुआ और ये एक अलग पोजीशन हुआ। बहरहाल आप बस इतना ही समझिए कि ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये 1 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 अलग है। और तब हमें बताना है कि कितने तरीके से हम लोग सम को 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये किया गया था कि हमें i j k l के डिफरेंट सेट्स बनाने हैं और i j k l क्या है, पोजीशन का वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये i j k l के लिए डिनोट कर रहे हैं कि 2 कितने पोजीशन पर है, कि 2 कितने पोजीशन पर है, 2 1 2 3 4 पोजीशन पर है और हमें किसी 2 पोजीशन को यूज करने पे हमारा काम हो जाए तो उसको कितने तरीके से लेंगे, 4C2 और यहाँ पर कितने तरीके से लेंगे, 5C2। ओके, अब हम लोग अपने अगले पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पर रहा हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला जा रहा है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है और हमें यहाँ पर समेशन 9 बनाना है। अब हम सोचते हैं कि 9 कितने तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना वहां से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें 4 एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पर हमें 2 ठो 3 दिया हुआ है, तो अगर हम लोग 2 ठो 3 ले लें तो क्या इन दोनों का सम 3 + 3 क्या 6 हो जाएगा और हमें बनाना 9 है।
और इन दो एलिमेंट को यूज करके हम 6 बना दिए सम, तो केवल और हमें कितना सम चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 3 चाहिए तो अगर हम 2 बार 2 लेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, और 3 बार 1 लेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट हम लोग ले चुके हैं और हमको 2 ही एलिमेंट लेना है। तो हम लोग एक एलिमेंट 2 का ले लेंगे और एक एलिमेंट 1 का ले लेंगे। क्या अगर देखा जाए कि हम लोग यहाँ पर 2 एलिमेंट 3 का लेते हैं, एक एलिमेंट 2 का लेते हैं और एक एलिमेंट 1 का लेते हैं, तो देखो तो इसको अगर सम करते हैं तो हमारे पास 9 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक केस हुआ, ये हमारा एक केस हुआ। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम एक ही 3 लें, ठीक है, और हम लोग एक ही एलिमेंट 3 का लें और 3 एलिमेंट अगर 2 का ले लें, तो अगर हम लोग एक एलिमेंट 3 लेते हैं तो ये हो गया 3, और 3 एलिमेंट 2 का लेते हैं तो 2 + 2 + 2, तो क्या ये भी ना हो जाएगा, मतलब कि हमारा ये भी एक वैलिड सेट है, हम ये भी ले सकते हैं। तो अगर हमें 4 एलिमेंट को यूज करके 9 बनाना है तो हम लोग एक एलिमेंट 3 का लेंगे और 3 एलिमेंट 2 का लेंगे। अब अगर हम लोग को 9 बनाना है तो एक तो 3 होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर या तो हम लोग, हमारे पास अगर 2 3 है तो या तो हम लोग दोनों 3 को एक बार ले सकते हैं या तो किसी एक 3 को ले सकते हैं। अगर हम लोग एक भी 3 ना ले, अगर हम लोग एक भी 3 ना ले, ठीक है, और बाकी जो है 2 ले, ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम लोग 4 बार 2 ले सकते हैं, 4 बार 2 लेंगे तो हमारे पास कितना 2 + 2 + 2 + 2, ये तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब कि इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बेसिकली यही दो हमारे पास केस बनते हैं जिनके हेल्प से हम लोग टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, जिसके हेल्प से हम लोग टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इट मींस अगर हमको इस सीक्वेंस में से 4 एलिमेंट को उठाकर 9 बनाना है, इनफैक्ट अगर इस सीक्वेंस में से हमको किसी 4 एलिमेंट को जोड़कर 9 बनाना है तो हम लोग 2 एलिमेंट उठाएंगे जिसका वैल्यू 3 है, और एक एलिमेंट उठाएंगे जिसका वैल्यू 2 है, और एक एलिमेंट उठाएंगे जिसका वैल्यू 1 है। या तो हम लोग 3 एलिमेंट उठाएंगे जिसका की वैल्यू 2 है, और एक एलिमेंट उठाएंगे जिसका की वैल्यू 3 है। मैं बोल चुका हूं कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी है और ब्रैकेट के अंदर वो एक्चुअल एलिमेंट का नंबर है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट केस में। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। ओके, तो अगर हमारे पास टोटल 2 3 है और दोनों 3 को चुनने का कितना तरीका होगा, तो हमारे पास टोटल 2 3 थे और उसमें से दोनों 3 को चुनना है, तो चुनने का कितना तरीका होगा, 2c2 मल्टीप्लीकेशन। अब हमें 1 2 चुनना है, हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 2 2 3 2, हमारे पास 3 2 है। ठीक है, 3 2 में से हमें 1 2 चुनना है, तो चुनने का कितना तरीका होगा, 3c1 मल्टीप्लीकेशन। अब हमें एक बार हमें 1 चुनना है, लेकिन हमारे पास कितने 1 हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 1 है और उसमें से हमें ओनली एक बार 1 चुनना है, तो उसको चुनने के कितने तरीके होंगे, 4c1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2c2 का वैल्यू 1 हो गया, 3c1 का वैल्यू 3 होता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और 4c1 का वैल्यू 4 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 12। ओके, अब एक तरीका ये भी था, तो इस तरीका में आते हैं, हमें एक बार 3 चुनना है, तो टोटल हमारे पास 2 3 है और उसमें से हमें 1 3 चुनना है। ठीक है, और हमें 3 2 चुनना है, तो टोटल हमारे पास कितने 2 हैं, हमारे पास टोटल 3 2 हैं, हमारे पास टोटल 3 2 हैं और उसमें से हमें 2 2 चुनना है, तो ये कितने हो गए, 2c1 का वैल्यू 2 हो गया और 3c2 का वैल्यू 3 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना। तो अगर हमें इस तरीके से अपने काम को अंजाम देना है तो हमारे पास 12 तरीके हैं, और अगर हमें इस तरीके से अपने काम को अंजाम देना है तो हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके हो गए, 12 + 6। क्यों, क्योंकि अगर हम इस काम को भी करेंगे तो भी हमारा काम होगा और हम इस काम को करेंगे तो भी हमारा काम होगा। तो मैंने फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन में बताया था कि अगर दोनों में से किसी भी काम को करने से अगर हमारा काम होता है तो हम लोग दोनों के नंबर ऑफ वेज को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम लोग अगले केस में चलते हैं। ये जो हमारा अगला केस है
ओके, ये हमारा अगला केस है। यहाँ पर हमारे सीक्वेंस दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारा टारगेट वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें किसी भी 4 एलिमेंट को उठाकर और जोड़ेंगे तो ये टारगेट वैल्यू अचीव होना चाहिए। इस सीक्वेंस में से कोई भी 4 हमें ऐसे इंटीजर्स उठाने हैं जिनको अगर हम आपस में जोड़ देना तो वो 8 के बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग 2 3 ले लें और 2 बार 1 ले लें तो देखो तो 3 + 3 और 2 बार 1 ले लें, 1 + 1 क्या 8 हुआ? तो मतलब कि एक वैलिड तरीका है। ओके, अभी हम सेकंड तरीका में आते हैं कि हम लोग 1 तो 3 ले लें, 2 बार 2 ले लें और 1 बार 1 ले लें। मतलब कि 1 बार हम लोग 3 ले लें, 2 बार 2 ले लें तो 2 + 2, ओके, और 1 बार 1 ले लें तो 3 4 7 और 1 8 हो गया। तो इस तरीके से भी हमें टारगेट वैल्यू अचीव हो रहा है, तो मतलब कि ये भी एक वैलिड तरीका है। ओके, और अगर हम लोग इसका देखें कि हम लोग 1 बार 4 ले लें और 1 बार 2 ले लें तो 6 हो गया, और 2 बार हम लोग 1 ले लें, 4 2 6 और 1 8। ओके, तो यहाँ पे भी हमें टारगेट वैल्यू अचीव हो रहा है, मतलब कि ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो केवल यही 3 तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग अपने टारगेट वैल्यू को अचीव कर पाएंगे। ओके, मुझे जहां तक लगता है कि इन 3 तरीकों के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग अगर 4 एलिमेंट ले तो हम लोग उससे के हेल्प से हम लोग टारगेट को अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 3 जो है मैक्सिमम 2 ही जगह है और 4 जो है एक ही जगह है। 4 को मैक्सिमम हम लोग एक ही बार ले सकते हैं और 3 को हम लोग मैक्सिमम 2 ही बार ले सकते हैं। अगर हम 4 को भी ना ले और 3 को भी ना ले तो अगर हम सभी को भी जोड़ दें, मतलब कि अगर हम लोग 2 को भी 2 देखें तो 3 बार है, तो अगर हम लोग देखें तो 6 और 1 साथ ही होता है। अगर हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग 3 बार 2 को ले लें और 1 बार 1 को ले लें तो हमारे पास 6 जोड़ 1 साथ ही होता है। तो मतलब कि इन तीनों तरीकों के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके हेल्प से हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है। हमें 2 to 3 लेना है। हमारे पास टोटल 2 ही 3 दिए हुए हैं और दोनों को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, तो कितने तरीके से चूज करेंगे? 2C2, हमारे पास 2 to 3 दिए हैं और दोनों 3 को हमें चूज करना है। तो कितने तरीके से करेंगे? 2C2 तरीके से करेंगे और हमें 2 to 1 भी चूज करना है। हमें टोटल 3 to 1 दिए हुए, हमें टोटल 3 1 दिए हुए और उसमें से हमें 2 1 चूज करना है, तो 3C2। ओके, एक तरीका। अच्छा, अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं कि हमें 1 बार 3 को चुनना है। तो हमारे पास टोटल 2 to 3 दिए हुए और उसमें से 1 3 को चुनना है। हमें 2 बार 2 को चुनना है। तो हमारे पास टोटल कितने 2 दिए गए हैं? 3 2 दिए गए, उसमें से 2 2 को चुनना है और हमें 1 1 चुनना है। तो टोटल हमारे पास 3 1 दिए गए हैं और हमें उसमें से 1 को चुनना है। तो वो हम इतने तरीके से चुनेंगे। ठीक है, और इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 to 4 चुनना, तो 1 4 दिया हुआ है और उसको 1 चुनने के कितने तरीके होंगे? 1 तरीके होंगे। हमें 1 बार 2 चुनना है। हमारे पास टोटल 3 to 2 दिए गए हैं और हमें 1 बार ही 2 को चुनना है, तो 3C1। अब हमें 2 बार 1 को चुनना है। हमारे पास 3 बार 1 दिए हुए हैं और हमें उसमें 2 बार 1 को चुनना है, तो कितने तरीके होंगे? 3C2। अब यहाँ से देखें तो 2C2 का वैल्यू 1 हो गया और 3C2 का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2C1 का वैल्यू 2 हो गया, 3C2 का वैल्यू 3 हो गया और 3C1 का भी वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो 1C1 का वैल्यू 1 हो गया, 3C1 का वैल्यू 3 हो गया और 3C2 का वैल्यू 3 हो गया। ओके, आप ये सब कैलकुलेट कर लेना, ये इतना ही आएगा। क्योंकि मुझे काफी प्रैक्टिस है तो मुझे देख के पता चल जाता है कि कितना होगा। जब आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी चीजें सामने दिखने लगेंगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो गए 3 तरीके, यहाँ से हमारे पास हो गए 18 तरीके और यहाँ से हमारे पास हो गए 9 तरीके। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो हमारे पास आ जाएंगे 30। ओके, 18 9 27 3 30। तो हमारे पास टोटल 30 ऐसे तरीके हैं जिसके हेल्प से हम लोग कोई 4 एलिमेंट को चुनेंगे ना तो वो हमारे टारगेट वैल्यू को और सम करेंगे तो वो हमारे टारगेट वैल्यू को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। ओके, तो हमने देखा और ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमने 20 मार्क्स ग्रैब कर लिए। तो
आपने देखा कि कितनी आसानी से केवल परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के एक छोटे से फॉर्मूले या कह सकते हैं कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर हम इसे मैनुअली गिनने जाते ना तो शायद सुबह से शाम हो जाती, लेकिन हम लोग इसको कभी काउंट नहीं कर पाते कि कितने ऐसे तरीके होंगे, कितने ऐसे इंडेक्स नंबर के सेट्स हमें मिलेंगे जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारा टारगेट वैल्यू अचीव हो जाए। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत ही एंजॉय करा होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कहीं भी डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको इसका काफी जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।